कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का हम आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारे पास एक टॉपिक निकल कर आ रहा है दोस्तों, जिसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पे हमें बात करना है, जो कि शिक्षा से रिलेटेड है दोस्तों, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। कहा जा रहा है कि सरकार ने एनसीईआरटी के किताबों में बहुत बड़ा बदलाव करने का काम किया है, बहुत बड़ी बदलाव की गई है। खास करके जो सामाजिक की किताबें हैं, जो इतिहास की किताबें हैं, उसमें बड़े बड़े बदलावों को करने का काम किया गया है दोस्तों। आज की सरकार के बारे में हाल फिलहाल का जो माफ़ कीजिएगा, हाल फिलहाल का जो एनसीईआरटी का पैटर्न निकला है, जो इतिहासों का किताब जो निकले हैं, जो सामाजिक विज्ञान का जो किताब निकले हैं, उसमें बड़े बदलाव देखे गए हैं दोस्तों। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं, उस पर जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार ने किस किस चीज़ों का एनसीईआरटी में कहाँ किस किस तरीके से चीज़ों का बदलाव करने का काम किया है, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आज के जो नया समाज निकलेगा, जो बच्चे निकलेंगे, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। हम इस पर चर्चा करेंगे, इस पर हम बात करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आइए हम एक नज़र डालते हैं इस सभी पर। कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी में क्यों हो रहा है फिर से बड़ा बदलाव, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। चर्चा में क्यों है? इंडिया हैड ऑन प्राइम मेरिडियन पासिंग थ्रू उज्जैन से होकर गुजरता था। न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसे ऐड करने का काम किया गया है। The references were also tweaked in the COVID-19 rationalization, which was earlier termed temporary by NCERT to reduce burden. ZCX from Madhya Rekha to Sindhu Saraswati, major shifts in class 6 NCERT social science text book। दोस्तों आइए इसमें क्या है बात की गई, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, एनडीए सरकार की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के तहत तैयार की गई सोशल साइंस की पहली टेक्स्ट बुक है। इसे मौजूदा शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। बुक का नाम क्या है दोस्तों? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023। ये देखिए सोशल साइंस का किताब है, जिसका एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड इसका टाइटल है दोस्तों। इसके प्रमुख बिंदु क्या है? एनसीईआरटी की कक्षा 6 के लिए नई टेक्स्ट बुक लाई गई है। इसमें व्यापक स्तर पर बदलाव किए गए हैं दोस्तों। क्या क्या बदलाव किया गया? हड़प्पा सभ्यता की जगह सिंधु और सरस्वती शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। भूगोल सेक्शन में कालिदास के ग्रंथ कुमार संभव का रेफरेंस दिया गया है। जाति आधारित भेदभाव और असमानता को उल्लेख नहीं किया गया है। और BR अम्बेडकर से जुड़े हिस्से चैप्टर को भी हटा देने का काम किया गया है दोस्तों। ग्रीन बीच मध्य रेखा, जो प्राइम मेरिडियन से काफ़ी पहले भारत की अपनी प्रधान मध्य रेखा थी, ऐसा कहा गया है दोस्तों। ये सारे बदलाव किए गए हैं। एनसीईआरटी में किए गए प्रमुख बड़े बदलाव कौन कौन से हैं? नए पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तक में जो बदलाव किए गए हैं, उनमें पहले इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल के लिए अलग अलग टेक्स्ट बुक थी। इसके पहले क्या था दोस्तों? नए पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तक में जो बदलाव किए गए, उनमें पहले इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल के लिए अलग अलग टेक्स्ट बुक थी। देखिए, अब पहले ये देखिए था आवर पास्ट वन, द अर्थ एंड हैबिटेंट, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इस तरीके से अलग अलग किताबें थी। लेकिन अब इस जो नया सेक्शन में शुरू होगा, इसमें सिर्फ एक किताबें होगी, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के रूप में संदर्भित किया गया है दोस्तों। इतिहास के पुराने टेक्स्ट बुक में सरस्वती नाम का जिक्र मात्र एक बार ऋग्वेद के एक खंड में किया गया था। लेकिन नई किताब में सरस्वती नदी को भारतीय सभ्यता का प्रारंभ नामक अध्याय में प्रमुख स्थान दिया गया है दोस्तों, जहां हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती या इंडस सरस्वती सभ्यता शब्द के रूप में संदर्भित किया गया है। सरस्वती नदी घाटी में सभ्यता के प्रमुख शहरों राखीगढ़ी और गनबेरीवाला के साथ साथ छोटे शहर और कस्बे को भी शामिल करने का काम किया गया है। 24 की नई किताब में जाति आधारित भेदभाव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। नई किताब में भी विविधता पर एक चैप्टर है। नई किताब में जाति शब्द का जिक्र बस एक बार आया है। जाति आधारित भेदभाव व समानता का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अम्बेडकर से जुड़ा चैप्टर हटाते हुए भेदभाव के बारे में BR अम्बेडकर के अनुभव के संदर्भ में बदलाव किया गया है दोस्तों। पुरानी किताब में अम्बेडकर और दलित समुदाय के अधिकार के लड़ाई और जाति आधारित भेदभाव के अनुभव पर एक पूरा खंड था दिया हुआ था। पुरानी किताबों में अम्बेडकर और दलित समुदाय के अधिकार की लड़ाई और जाति आधारित भेदभाव के अनुभव पर एक पूरा खंड था, लेकिन उससे हटा दिया गया है दोस्तों। इस नए जो बुक है उसमें हटा दिया गया है। यूरोप से कई शताब्दियाँ पहले भारत की अपनी एक प्रधान मध्य रेखा थी, ऐसा कहा गया है। पुस्तक के अनुसार ग्रीन बीच भू मध्य रेखा पहली प्रधान मध्य रेखा नहीं है।
अतीत में अन्य भी थी, ऐसा कहा गया। उज्जैन शहर से होकर गुजरने वाली यह रेखा कई शताब्दियों तक खगोल विज्ञान का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा था दोस्तों, ऐसा कहा गया है। पाठ्य पुस्तक में लिखा है कि प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ब्राह्मणिर लगभग 1500 साल पहले यहीं रहते थे। भारतीय खगोल शास्त्री अक्षांश और देशांतर की अवधारणाओं से अवगत थे, जिसमें शून्य या प्रधान मध्यरेखा की आवश्यकता भी शामिल थी दोस्तों। उज्जैनी मध्यरेखा सभी भारतीय खगोल ग्रंथों में जनगणनाओं के लिए एक संदर्भ बन गई थी दोस्तों। वेदों के बारे में जानकारी तो शामिल की गई है, लेकिन जाति व्यवस्था और महिलाओं और शूद्रों को इन ग्रंथों का अध्ययन करने से वंचित करने के संदर्भों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। भूगोल सेक्शन में हिमालय के संदर्भ में कालिदास की कविता कुमार संभव को शामिल किया गया है। इसमें तमिल संगम कविता है और लैंडस्केप के साथ इसके जुड़ाव का उल्लेख भी दिया गया है। इसके अलावा गांव, शहर और व्यापार पर एक अध्याय दिया गया है। एक अध्याय जिसमें औजारों, सिक्कों, सिंचाई, शिल्प और व्यापार पर चर्चा की गई थी। पहले की किताबों में गांव व व्यापार पर एक अध्याय अलग से था दोस्तों, जिस पे औजारों के बारे में बात किया गया था, सिक्कों के बारे में बात किया गया था, सिंचाई के बारे में बात किया गया था, शिल्प के बारे में बात किया गया, व्यापार पर चर्चा की गई थी, उसको काट दिया गया है। तथा ऐतिहासिक स्थलों जैसे कुतुब मीनार के लौह स्तंभ, सांची स्तूप, महाबलीपुरम के अखंड मंदिर और अजंता गुफा चित्रों को संदर्भों को हटाने का भी काम किया गया है दोस्तों। यानी कि ऐतिहासिक स्थलों को भी हटा दिया, जैसे कुतुब मीनार के लौह स्तंभ, सांची स्तूप, महाबलीपुरम के अखंड मंदिर और अजंता गुफा चित्रों के संदर्भों को भी हटा दिया गया है। विरोध का आधार क्या है? आलोचकों का दावा है कि प्रमुख रूप से सामाजिक विज्ञान और इतिहास की किताबों में की गई कटौती राजनीति से प्रेरित है, ऐसा आलोचकों का कहना है। किसी खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ सकती है जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, अपनी मान्यताओं को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। इतिहास के महत्वपूर्ण खंड को हटाना एक बहुत बड़ी गलती है, एक बहुत बड़ी बात है एक तरीके देखा जाए। दलित विरोधी भी कहा जा रहा है। सरकार का इस बदलाव पर तर्क क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश सकलानी परिचयात्मक अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि पाठ को बड़े विचारों पर जोर देने के लिए सुव्यवस्थित किया गया है, ये इनका कहना है, जिसमें विभिन्न विषयों के अंतर्दृष्टि को एकत्रित किया जा सके, ऐसा इसका कहना है। तनावग्रस्त छात्रों की मदद और पाठ्य पुस्तक के भार को कम करना, ऐसा इनका एक तरीके से तर्क है। शिक्षण और सीखने के माहौल का भरोसेमंद इंडिकेटर के रूप में परिवर्तन करना, शिक्षा के माध्यम से देश को एकता के सूत्र से जोड़ने का उद्देश्य भारत की परंपराओं और प्रथाओं को महत्व देना, हिंसक जाति संघर्ष जैसे मुद्दों का बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता, ऐसा इनका कहना है। प्राचीन से लेकर आधुनिक काल के भारतीय इतिहास के शख्सियतों को पर्याप्त स्थान देना, यह बदलाव नई शिक्षा के अनुरूप की गई है दोस्तों। अब एनसीईआरटी क्या है इसके बारे में बात करेंगे। फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। यह एक स्वायत्त संगठन है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। यह संगठन भारत के अग्रणी विद्वानों और प्रोफेसरों से मिलकर बना होता है दोस्तों, जिसमें कि बहुत बड़े विद्वान और प्रोफेसर लोग हुए का एक कमेटी होता है। गठन भारत सरकार द्वारा 1961 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है इनका। इसका मुख्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एनसीईआरटी प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा और वयस्क शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा विकसित करने के लिए नोडल एजेंसी है दोस्तों। मुख्य उद्देश्य इसके क्या है? स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, पूरे भारत में सभी छात्रों के लिए एक समान शिक्षा प्रणाली प्रदान करना, पूरे देश में सांस्कृतिक विविधता का परिचय देना और शिक्षा प्रणाली में समानता और एकता को बढ़ावा देना है दोस्तों। इसके मुख्य कार्य क्या क्या है? शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देने और नीति निर्धारण में मदद करना है दोस्तों। मुख्य कार्य एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या होता है? शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंधों में सलाह देने और नीति निर्धारण में मदद करना है। शिक्षा के समूचे क्षेत्र में शोध कार्य को सहयोग और प्रोत्साहित करना है। उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण का सहयोग देना है। स्कूलों में शिक्षा पद्धति में लाए गए बदलाव और विकास को लागू करना है। राज्य सरकारों और अन्य शैक्षणिक संगठनों की स्कूली शिक्षा संबंधी सलाह आदि देना है दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही था। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।